बेशर्म इश्क एपिसोड 9। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ तुम। वहीं उस आदमी का चेहरा देखकर नताशा जी, जो अब तक काफी रिलैक्स मोड में बैठी थी, अब वो हैरानी से कभी उस आदमी को देखती तो कभी संघर्ष को। अब उनके चेहरे पर भी डर और घबराहट दिखने लगा, पर उन्होंने जल्दी से खुद को शांत कर लिया और ऐसे दिखावा किया कि जैसे उन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही वेटर था जिसने उस दिन संघर्ष को ठंडाई ऑफर की थी। बॉडीगार्ड्स ने उस वेटर को लाकर वहीं हॉल में पटक दिया। उस वेटर ने जब अपनी नजर उठाई तो उसे अपने सामने साक्षात शैतान का रूप बैठा हुआ दिखा। संघर्ष उसे अपनी सर्द निगाहों से घूर रहा था। संघर्ष को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए उस वेटर की बॉडी अंदर तक कांप गई। वो समझ गया था कि अब उसे इस राक्षस से कोई नहीं बचा सकता, पर फिर भी उसे एक उम्मीद थी। उसने एक नजर नताशा जी की तरफ देखा, पर नताशा जी ने अपनी आंखें बड़ी करके जैसे उसे कुछ इशारा किया और अपनी नजरें उस वेटर से हटा ली। अब उस वेटर को बचाने वाला कोई नहीं था। उसके साथ आगे क्या होगा ये सोचकर ही उसके शरीर में एक दर्द की सिरहन सी दौड़ गई। वो वैसे ही जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी संघर्ष खड़ा हुआ और उस वेटर के पास आकर घुटनों के बल बैठते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, संघर्ष अरोड़ा को धोखा देने वालों से सख्त नफरत है, इसलिए अब कोई झूठ नहीं, साफ साफ मुझे उसका नाम बता दो। पर वो वेटर अपना मुंह खोल ही नहीं रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने संघर्ष के ड्रिंक स्पाइक नहीं की थी और भांग का ही नशा संघर्ष को ज्यादा हो गया था। पर संघर्ष अरोड़ा को बेवकूफ बनाना इतना आसान भी नहीं था। आखिर जिसे भांग और ड्रग्स में फर्क न समझ में आए तो वो बिजनेसमैन ही क्या। संघर्ष ने जब देखा कि उसकी बातों का उस वेटर पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसने वीर से कहा, इसे हेल हाउस में डलवा दो, वहाँ ये शेरा के काम आएगा। इतना कहकर संघर्ष उठा और अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। वहीं हेल हाउस का नाम सुनकर सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। आखिर हेल हाउस को कौन नहीं जानता था। वहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था जिन्होंने संघर्ष को धोखा दिया है या उसके साथ गद्दारी की है। साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोगों को हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, पर उन्हें मरने नहीं दिया जाता था। वो उस हालत में घुट घुट कर जीते थे। कोई भी कभी भी उस हेल हाउस में नहीं जाना चाहता था। और शेरा संघर्ष के पालतू शेर का नाम था, जो काफी खूंखार था। उसके पंजे के एक ही झटके से किसी का भी सर धड़ से अलग हो सकता था। उस हेल हाउस में खुद को टॉर्चर कर होता हुआ इमेजिन कर उस वेटर के मुंह से एक चीख निकली और लगभग गिरता पड़ता हुआ संघर्ष की तरफ वो भागा और बोला, मैं बताता हूँ। संघर्ष जो उसकी चीख सुनकर रुक गया, उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो पीछे मुड़ा और अपने हाथ बांधते हुए उस वेटर से कहा, मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं है, इसलिए जो कहना है जल्दी कहो, मुझे उसका नाम बता दो तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। वेटर हकलाते हुए बोला, वो उसका नाम प्रे। अब नताशा जी घबराने लगी कि कहीं उनकी पोल पट्टी न खुल जाए। तभी उनके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और वो जल्दी से बोली, प्रीथा। नताशा जी की आवाज सुनकर सारे लोग उनकी तरफ देखने लगे तो नताशा जी ने फिर संघर्ष की तरफ देखते हुए कहा, उसका नाम प्रीथा है। हो सकता है कि उसने तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुम्हें ड्रग्स दे दिया हो। नताशा जी के मुंह से ये बात सुनकर बाकी सारे सर्वेंट एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रीथा ऐसा कर सकती है, पर वो नताशा जी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। संघर्ष ने नताशा जी की बात सुनकर उस वेटर की तरफ अपनी एक बांह उचका कर देखा, मानो जैसे उससे पूछ रहा हो कि ये सच है क्या। तो वेटर ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर नताशा जी ने एक राहत भरी सांस ली। तभी अभिराम जी ने कहा, पर वो बच्ची बहुत ज्यादा मासूम है, वो ऐसा नहीं करेगी। उनकी बात सुनकर नताशा जी को उन पर इतना गुस्सा आया कि उनका मन हुआ कि वो अभी के अभी अभिराम जी का सिर फोड़ दे, जो उनकी पोल पट्टी खोलने में लगे हुए थे। नताशा जी ने खुद को जस्टिफाई करते हुए कहा, ये वेटर अभी कह तो रहा था ना कि उसका नाम प्री से स्टार्ट होता है और वो लड़की उसका नाम भी प्रीथा है, और यहाँ पर सबको पता है कि संघर्ष के फ्लोर पर जाना किसी को अलाउड नहीं है, तो आखिर वो उस रूम में कैसे पहुंची। ये सुनकर संघर्ष भी कुछ सोचने लगा। संघर्ष के चेहरे को देखकर नताशा जी को थोड़ी राहत मिली। अब उन्हें लगने लगा कि हाँ, संघर्ष पर उनकी बातों का असर हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे भी हर लड़की अरोड़ा खानदान की बहू बनने का सपना देखती है और उस लड़की को तो सामने से मौका मिला, तो आखिर वो इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। फिर उन्होंने अभिराम जी की तरफ देखते हुए कहा, और आप ये मत भूलिए कि लोग जितने मासूम दिखते हैं ना, अंदर से उनकी नीयत उतनी ही काली होती है। और पैसों को देखकर आखिर किसका ईमान नहीं डोला है।
संघर्ष ने नताशा जी की बात सुनी पर कुछ कहा नहीं और वीर की तरफ देखते हुए कहा, इसे हेल हाउस में डलवा दो। मेरे साथ चालबाजी करने वालों को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। और वो बाहर चला गया। वीर ने बॉडीगार्ड को इशारा कर दिया और दोनों बॉडीगार्ड उस वेटर को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगे। वो वेटर चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी पर भी उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ा। संघर्ष के वहाँ जाने के बाद नताशा जी ने कॉफी टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास को उठाया और एक ही सांस में उन्होंने पूरा पानी का गिलास खाली कर दिया और वापस से सोफे पर बैठकर अपना सिर सोफे की बैक से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अरोड़ा कॉर्पोरेशन में संघर्ष के कैबिन में वीर ने संघर्ष के कैबिन का डोर नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। वीर दरवाजा खोलकर अंदर गया तो उसने देखा संघर्ष कैबिन की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर बाहर के नजारे देख रहा था। वीर बड़ी ही शालीनता से जाकर संघर्ष के पीछे खड़ा हो गया और बोला, बॉस, मैंने हमारे सारे आदमियों को काम पर लगा दिया है, पर अभी तक हमें उस लड़की का पता नहीं चला है। पता नहीं वो एक ही दिन में कहाँ गायब हो गई। संघर्ष जो अपने हाथ में सिगरेट लिए हुए सामने का नजारा देख रहा था, उसने बिना पलटे ही सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा, कुछ भी करो लेकिन मुझे वो लड़की अपने सामने चाहिए। आखिर संघर्ष अरोड़ा लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करता। अगर उसने गलती की है तो सजा उसे भी बराबर मिलेगी। उसके बाद वो संघर्ष के कैबिन से बाहर निकल आया। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो प्रीता को ढूंढे कहाँ। एक उसके नाम के अलावा वीर के पास और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो प्रीता को ढूंढ सके। संघर्ष सिगरेट का कश लेने के बाद वापस अपनी चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप ओपन करके काम करने लगा, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके दिमाग में बार बार प्रीता की तस्वीर छप रही थी। जब उसने प्रीता को अपने साथ अपने बिस्तर में अपने बगल में देखा था, वो तस्वीर उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। उसे बार बार प्रीता की वो चीखें याद आ रही थी जब नताशा जी ने उसे झटके से उठाया था और उस वक्त दर्द से वो तड़प रही थी। उसे याद करके संघर्ष ने अपनी आंखें कस के बींच ली और मुट्ठियों को कस के बंद कर लिया। संघर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे प्रीता की तकलीफ से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। एक लड़की उसे ऐसे कैसे बेचैन कर सकती है। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, एक लड़की इस तरह से मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो मेरी गुनहगार है। फायदा उठाना चाहती थी ना तुम, पर ये भूल गई कि इस बार तुम्हारे सामने संघर्ष अरोड़ा है। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर संघर्ष वापस से अपने काम में लग गया। वो अपने इमोशंस को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहता था। वहीं इन सब से अनजान प्रीता अनाथ आश्रम में आराम से चैन की नींद सो रही थी। आज उसे कोई जबरदस्ती जगाने वाला नहीं था, ना ही कोई उसे काम के लिए ताने सुनाने वाला था। पिछली रात की थकावट की वजह से उसे काफी गहरी नींद आई जो अभी तक नहीं खुली थी। थोड़ी देर बाद प्रीता की नींद खुली तो उसने एक अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बेड से उठकर बैठी। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसकी सारी नींद एक बार में ही उड़ गई। वो अपने आप को ऐसे अनजान कमरे में पाकर हैरान रह गई। तब उसे याद आया कि पिछले 2 दिनों में उसके साथ क्या क्या हो चुका है। अभी प्रीता आगे कुछ और सोचती कि प्राप्ति कमरे में आ गई। उसने बेड पर प्रीता को देखा और मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग बेबी, तुम इतनी जल्दी उठ गई? तुम्हें थोड़ी देर और आराम करना चाहिए। अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। एक काम करो, तुम थोड़ा और रेस्ट कर लो। थक गई होंगी ना। इस पर प्रीता ने बेड से नीचे उतरते हुए धीमी सी आवाज में कहा, वो मेरी आदत है जल्दी उठ जाना। प्राप्ति उस कमरे में लगे हुए छोटे से मिरर के पास आई और अपने बालों में कंघी करते हुए प्रीता से बोली, ठीक है तो फिर तुम एक काम करो, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं कपड़े यहाँ निकाल कर रख देती हूँ। आज तो तुम यही पहन लो। आज कैफे से आते वक्त मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊंगी। प्रीता ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। प्राप्ति ने अपने छोटे से लकड़ी के बने हुए कबर्ड से एक टी शर्ट और ट्राउजर निकाल कर बेड पर रख दिया और अपने हाथों में घड़ी पहनते हुए बाहर की तरफ चली गई। वो बाहर आई तो उसने देखा कि अम्मा ने सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है और अभी आटा गूंद रही है। वो भी किचन में अम्मा की मदद करने लगी। अब क्या होने वाला है प्रीता के साथ? क्या सच में उसे उस गलती की सजा भुगतनी होगी जो उसने की ही नहीं? और उनका क्या जो असली मुजरिम है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बेशर्म इश्क सीरीज में।